श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ज्योतिष ज्ञान के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का विषय, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, यह कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी और उसके डिप्रेशन की स्थिति से बाहर निकलने के लिए उसकी पूरी जानकारी मिले, ताकि लोग जो है इसके डिप्रेशन से, इसके भय से मुक्त हों। और ये वीडियो बनाने का एक तो ये हमारे देश की आज प्रथम आवश्यकता है। दूसरा, अगर हमारे पास सही जानकारी है तभी हम उससे बच सकेंगे, क्योंकि हम डर जाएंगे तो हमारा जो है बहुत मुश्किल है जीना। और ये ऐसा नहीं है कि आज ही एक ही दिन में कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी या एक महीने में हो जाएगी। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, और अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें तो हम इससे बच सकते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि इसकी प्रॉपर जानकारी सबको मिले। और इसमें मैं अभी पहला 2 वीडियो बना रहा हूँ। एक पहला जो वीडियो है उसमें जो है, वैसे तो ये अगर एक्सप्लेन किया जाए तो कई घंटे इसमें मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक जो आम आदमी है, जिसको ज़्यादा बातों का नहीं समझ आ रहा है, वो सिंपल तरीके से भी अगर अपनी लाइफ को इस तरीके से अगर जिएगा तो उसको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगले वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो डिप्रेशन में जो लोग इस वजह से आ रहे हैं उनसे कैसे बचा जाए, डिप्रेशन से, उसके ऊपर बनाऊंगा। वैसे तो बीमारी के समय हमने ज्योतिष में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी हुई है, लेकिन इस समय उसकी आवश्यकता नहीं है। उससे ज़्यादा इस बीमारी जो एक ऐसी आपदा है जिससे सभी देश जूझ रहे हैं, उससे हम आसानी से कैसे बाहर निकल जाएं, यही हमारा मोटिव है। तो इसमें मैं कुछ प्रश्न लूँगा, जैसे कोविड-19 क्या है, कैसे फैलता है, कोविड के लक्षण क्या हैं, इससे बचाव कैसे करें, और अगर हो जाता है फिर भी हमारा ना ध्यान देने से अगर ये हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। यह वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं जो डिप्रेशन का पार्ट है वो अलग से बना रहा हूँ, पार्ट 2। और किसी बीमारी से या उसके भय से मुक्त होने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये क्या है। आइए शुरू करते हैं इसको। कोरोना कोविड-19 क्या है? कोरोना एक वायरस है और इससे इन्फेक्टेड होने पर हम इसे कोविड-19 कहते हैं। कोविड-19 में CO का अर्थ कोविड है, VI मतलब वायरस है, D का मतलब डिजीज है, और 19 ये 2019 में आया है, इसलिए इसे कोविड-19 कहते हैं। अब ये कैसे फैलता है हम ये जानते हैं। अगर हम कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसके मुंह से कोई ड्रॉपलेट गिरता है, और यदि दूसरे व्यक्ति
के मुंह में अगर वो किसी भी तरीके से चला जाता है तो ये बीमारी फैल जाती है। अब इसमें हमें ये समझना है कि ये किस किस तरीके से फैल सकता है। मान लीजिए हमने मास्क नहीं लगाया और एक इन्फेक्टेड पर्सन के हम कांटेक्ट में आ गए, तो वो ड्रॉपलेट हमारे मुंह में डायरेक्ट भी जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप 2 मीटर की दूरी बना के रखें। दूसरा, इसमें कई बार वो व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है उसका हाथ मुंह पे लगा अपने, वो हाथ उसने जिस स्थान पर भी, चाहे वो लिफ्ट का बटन है, गाड़ी का दरवाजा है, या और किसी भी वस्तु को उसने छुआ, अगर दूसरा व्यक्ति आकर उसको छूता है और उसके बाद वही हाथ जो है अगर वो अपने मुंह पे लगा लेता है, तो वो वायरस जो है वो उस सरफेस से, उस जिस जगह पे उसने छुआ था उसके थ्रू, हाथ से के द्वारा दूसरे व्यक्ति के मुंह पे पहुंच सकता है। इन तरीके से ये वायरस फैल रहा है। कई बार सब्जी घर में आ रही है, फल आ रहे हैं, ग्रोसरी आइटम्स आ रही हैं, अगर हम उनको अच्छे तरीके से प्रॉपर वॉश ना करें तो भी ये, इनके थ्रू भी हमारे को ये वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इसमें इसके लक्षण क्या हैं? अगर ये होती है प्रॉब्लम तो अक्सर क्या होता है, जैसे सूखी खांसी हो जाती है, बार बार खांसी आना, साथ में बलगम भी आ जाता है, लगातार बुखार रहता है, कई बार हाई ग्रेड फीवर भी हो जाता है और ठंड भी महसूस होने लगती है। तीसरा, इसमें महक, जो खुशबू है उसका पता नहीं लग पाता व्यक्ति को। ऐसे ही स्वाद का भी पता लगना बंद हो जाता है, जैसे गुड़ खाएंगे तो मीठा नहीं लगेगा, महसूस ही नहीं होगा कि हमने क्या खाया है। इसमें थकान हो जाती है, बुखार, थकान, सिर में दर्द हो जाता है, और इसी की थोड़ी गंभीर स्थिति में सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। ऐसी स्थिति और भी बीमारियों में हो जाती है, लेकिन जब हमें ये लगे कि बुखार नहीं उतर रहा है, खांसी भी नहीं बंद हो रही है, और सबसे बड़ी चीज़ कि सांस लेने में तकलीफ शुरू हो रही है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसी स्थिति भी देखी जा रही है कि कई बार ये जो लक्षण है वो व्यक्ति में नहीं है, फिर भी अगर वो टेस्ट कराता है तो उसका पॉजिटिव आता है, जिसे एसिम्प्टोमेटिक हम लोग कहते हैं। जिसमें सिम्टम है ये सारे, वो तो टेस्ट कराएगा ही, लेकिन अगर नहीं है या उनके कांटेक्ट में कोई आ गया है, कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है, तो भी उसमें ये थोड़ा खतरा बना रहता है। तो उससे बचने के लिए हमें जो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अब वो आगे हम देखेंगे, जिससे बचाव कैसे करें। एक तो हमें हाथ बार बार धोने हैं, घर में रहते हुए ही हमें लगभग 1 मिनट तक हाथ धोने चाहिए, और साबुन से हाथ धोना सबसे बेहतर है। अब सैनिटाइज़र का उपयोग ज़्यादातर, या तो हम घर से बाहर हैं, ऑफिस जा रहे हैं या किसी कुछ सामान लेने जा रहे हैं, तो हम सैनिटाइज़र का उपयोग करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। और घर में सैनिटाइज़र का इतना उपयोग नहीं है जितना कि साबुन का है। साबुन को अगर हम अच्छे तरीके से साबुन से हैंड वॉश करेंगे
तो ये खतरा थोड़ा इससे बचाव हो जाता है। अगर हमें खांसी आ जाती है तो या तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें जो डिस्पोजेबल हो और हम उसको प्रॉपर जगह डिस्पोज ऑफ करें। अगर नहीं है तो हम अपनी बाजू जो कोहनी है उसकी तरफ से उससे भी हम अपना मुंह ढक सकते हैं, चेहरा ढक सकते हैं। जब भी हम बाहर जा रहे हैं घर से, हमें सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो हमारे हाथ है उससे हम अपने चेहरे को ना छुएं, क्योंकि किसी इन्फेक्टेड जगह पे अगर हमारा हाथ लग जाता है और अगर हम वो हाथ अपने आँख, नाक, मुंह अगर इनमें पहुंचा देते हैं, अगर लग जाता है तो ये इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बन जाता है। बाहर नहीं जाना चाहिए हमें। अगर अत्यधिक आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है, तो हमें घर से नहीं निकलना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है तो भी हमें मास्क पहनकर निकलना चाहिए। अब मास्क में भी कुछ सर्वे हुए, पता लगा कि N95 मास्क जो है वो इतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि उसमें फ़िल्टर होता है और फिल्टर की वजह से अगर ये इन्फेक्टेड व्यक्ति डाल लेता है तो उसका इन्फेक्शन जो है ये वन साइडेड है, तो वो इन्फेक्शन को बाहर छोड़ देता है, बाहर की चीज़ को अंदर नहीं आने देता, लेकिन अपना ही अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो उसका इन्फेक्शन दूसरे लोगों पे फैल सकता है। इससे बेटर अच्छी क्वालिटी के 3 लेयर मास्क आ रहे हैं, वो हमें इस्तेमाल कर लेने चाहिए। इसी में एसी का उपयोग के बारे में भी कहा गया है कि अगर आप घर में एसी चला रहे हैं ऑफिस में तो आप अपना दरवाज़ा जो है खुला रखें। अगर एक ही परिवार के लोग घर में हैं तो चल जाएगा, या गाड़ी में जा रहे हैं कार में तो आप एक ही परिवार के हैं तो इसमें ठीक है, एसी आप यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर अलग अलग व्यक्ति अगर एक ही कार में सवार हैं या एक घर में जो बंद है उसमें अगर बाहर से भी कुछ व्यक्ति आकर बैठे हैं और जब एसी चलता है तो एयर सर्कुलेट होती है, उसकी वजह से जो है बहुत एक अगर एक को भी इन्फेक्शन है तो वो सब में फैल जाता है, क्योंकि वो हवा वहीं पे सर्कुलेट होती रहती है उसी स्थान में। तो इसका भी हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ही एक केस अभी पंजाब के का आया था पहले, 1 महीना पहले, कि वो बस में जितने लोग थे वो सारे ही इन्फेक्टेड हो गए थे, क्योंकि एसी चल रहा था बस में, बस बंद होती है, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए। जब हम बाहर जा रहे हैं तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि कम से कम 2 मीटर की दूरी अवश्य बना के रखनी चाहिए सबसे, और मास्क जो है वो हमारा उतरना नहीं चाहिए जब भी हम घर से बाहर हैं। अब मान लीजिए कि ये इन्फेक्शन कैरी हो गया गलती से, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। इसमें हमारे को 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, और अगर इमरजेंसी की स्थिति कभी भी बनेगी तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आता है एक, उसकी आवश्यकता भी पड़ सकती है। इसमें 3 प्रकार के टेस्ट हैं जो कि कराए जाते हैं। एक एंटीजन, दूसरा आरटीपीसीआर और तीसरा एंटीबॉडी टेस्ट।
इससे पहले मैं आपको ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर का उपयोग बता दूं। ऑक्सीमीटर से हम अपनी उंगली पे, ये छोटा सा ये डिवाइस है, ये अगर लगाएंगे तो हमें हमारा ऑक्सीजन लेवल पता लग जाता है। और ऑक्सीजन लेवल जो नॉर्मल है रेंज, वो 95 से 100 के बीच में है। अगर उससे थोड़ा कम आ रही है तो हमारे को ये चिंता का विषय बन सकता है। अगर थर्मामीटर में हाई फीवर है तो भी ये थोड़ा चिंता का विषय है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता तब पड़ती है जब व्यक्ति को अचानक से ये बीमारी होने के बाद में अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है प्रॉपर, तो इमरजेंसी के समय में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से हम ये हेल्प ले सकते हैं कि हम हॉस्पिटल तक आराम से पहुंच सकते हैं। ये एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेकर शरीर में देता है। अब ये जो 3 टेस्ट हैं, इन 3 टेस्ट में एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर और एंटीबॉडी टेस्ट है। आजकल एंटीजन टेस्ट सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। एंटीजन टेस्ट की जो रिपोर्ट्स कह रही हैं वो फॉल्स नेगेटिव ज़्यादा आ रहा है। और इसका मतलब ये है कि जैसे टेस्ट कराया जाता है तो उसमें 40% रिजल्ट ठीक आ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर इसमें एंटीजन टेस्ट में किसी का पॉजिटिव आ जाता है तो उसको कोरोना वायरस है ये कंफर्म हो जाता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में जब नेगेटिव आ जाता है और वो उसके बावजूद भी उसको अगर सिम्टम उस तरह के हैं तो उसको आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। क्योंकि कई बार इसमें रिपोर्ट जो पॉजिटिव केस हैं उनको भी नेगेटिव शो कर देता है एंटीजन टेस्ट में। एंटीजन टेस्ट सस्ता है इसलिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो आरटीपीसीआर है उसमें एक तो रिपोर्ट जो है वो 24 घंटे के बाद आती है। दूसरा, उस टेस्ट में उसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहा गया है। उसमें जो 100% आपको रिपोर्ट जो है वो सही मिलेगी। तो जो लोग, अब किस किस को कौन सा टेस्ट करा लेना चाहिए? अगर किसी को डाउट है कि मैं किसी के संपर्क में आ गया हूँ, ऐसे केस में तो एंटीजन टेस्ट ठीक है। और उसको कोई सिम्टम भी नहीं है तो वो अगर चाहें तो एंटीजन टेस्ट करा ले, आधे घंटे में इसकी रिपोर्ट भी मिल जाती है। इसमें नाक से स्वैब लेकर ये टेस्ट किया जाता है और आधे घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट भी मिल जाती है। अब दूसरा, जिसको सिम्टम है और वो अगर चाहे तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि वो आरटीपीसीआर टेस्ट कराए। क्योंकि अगर अगर सिम्टम है और उसके बावजूद अगर वो एंटीजन टेस्ट कराता है और उसमें नेगेटिव आ गया तो फिर उसको दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट कराना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए अगर लग रहा है कि ये सारी जो ऊपर मैंने बताया जो भी इसके लक्षण हैं अगर उनमें से आ रहे हैं और ज़्यादा हो रहा है तो उससे सबसे पहले आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की ही आवश्यकता पड़ती है। अब एक एंटीबॉडी टेस्ट है। एंटीबॉडी टेस्ट में क्या है कि यह एक इम्यून सिस्टम को डिफाइन करता है। ये कोरोना वायरस को डिटेक्ट नहीं करता। इस टेस्ट में क्या है कि अगर मान लीजिए किसी को ये इन्फेक्शन हो गया है और 1 हफ्ते के अंदर उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, अगर वो एंटीबॉडीज बनने लग गई हमारे शरीर में जो कि कोरोना वायरस को हटाती हैं, तो तब ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है एंटीबॉडी टेस्ट। तो ये एंटीबॉडी टेस्ट की आवश्यकता
या तो ये लगे कि हमें कभी हो गया था, मतलब, और आज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एंटीबॉडी टेस्ट की तरफ हम जा सकते हैं। अदरवाइज एंटीजन और RT-PCR टेस्ट ही मेन है। आशा करता हूँ कि आपको ये सिंपल वे में जो भी मैंने बताया ये समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं इसी का पार्ट 2 बना के इसमें एक तो डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलें, और क्या ये समस्या बहुत ज़्यादा है या इतनी ज़्यादा नहीं है, हमें कैसे इससे बाहर निकलना है, डिप्रेशन की स्थिति से बाहर कैसे निकले, एक भय का जो वातावरण बन गया है उससे बाहर कैसे निकले, मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो अभी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पार्ट 2 में उसका विवरण दूंगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।